नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव बाइनियल इलेक्शन होने वाले 10 जून को, 31 मई यानी आज उसकी आखिरी तारीख है। अब आखिरी तारीख तक कई सीटों पर या कई राज्यों में कहें सस्पेंस बना हुआ है और सस्पेंस बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। क्या भारतीय जनता पार्टी वो काम करेगी जो वो महाराष्ट्र में कर रही है, वो यानी जो सत्तारूढ़ अघाड़ी है उसमें जो असंतोष है उसका फ़ायदा उठाने का। कांग्रेस में राजस्थान में असंतोष है, छत्तीसगढ़ में असंतोष है, उसके अलावा कर्नाटक में असंतोष है। इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे तो कांग्रेस को मुश्किल में डाल सकती है। और उत्तर प्रदेश मत भूलिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कपिल सिब्बल को हराने की कोशिश कर सकती है। करेगी कि नहीं मुझे नहीं मालूम, वो हारेंगे कि नहीं ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन कपिल सिब्बल को हराने का मैसेज बहुत बड़ा जाएगा। कपिल सिब्बल वो शख्स हैं, ऐसे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े वकीलों में जिनकी गिनती होती है, ऐसे वकील हैं जो हर वो मामला, हर वो मुकदमा लड़ते हैं जो हिंदुओं के खिलाफ हो, सनातन धर्म के खिलाफ हो। तो सनातन धर्म का इतना बड़ा विरोधी, उसको मैसेज दे। आप राम जन्मभूमि की बात कर लीजिए, आप राम सेतु की बात कर लीजिए, आप ज्ञानवापी की बात कर, कोई मुद्दा उठा लीजिए जो जहाँ भी हिंदुओं का पक्ष मजबूत होगा उसके खिलाफ आपको कपिल सिब्बल खड़े नजर आएंगे। चाहे 370 हो या फिर 3 तलाक का मामला हो, हर जगह कपिल सिब्बल भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के विरोध में और सबसे बड़ी बात सनातन धर्म के विरोध में खड़े नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में 11 सीटें हैं। 8 भारतीय जनता पार्टी अगर उम्मीदवार खड़े करती है और 3 समाजवादी पार्टी घोषित कर चुकी है, कपिल सिब्बल, जयंत चौधरी और जावेद अली, तो चुनाव नहीं होगा, 11 के 11 जीत जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने एक विकल्प है 9वां उम्मीदवार खड़ा करने का। इसलिए कह रहा हूँ 9वें उम्मीदवार के लिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सेकंड प्रेफरेंस के बहुत वोट है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के जीतने की संभावना हो सकती है। अब वो निर्भर करेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को तोड़ सकती है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के सामने शर्त रखी है कि अगर वो उनकी पार्टी से किसी एक व्यक्ति को एमएलसी नहीं बनाएंगे तो वो उनके खिलाफ वोट कर सकते हैं, यानी पार्टी के खिलाफ, तो गठबंधन से अलग जा सकते हैं। इसी तरह से कपिल सिब्बल को बनाए जाने से, टिकट दिए जाने से समाजवादी पार्टी के नेता खुश नहीं हैं, क्योंकि सबको ये मैसेज तो नीचे तक चला गया है कि 3 के 3 कैंडिडेट जो हैं वो अखिलेश यादव की पसंद के नहीं हैं। अब जो स्थिति बन रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर है कि वो ये साहस जुटा पाती है या नहीं, इसकी तैयारी है उसकी या नहीं, या उसको दिखाई देता है, इसकी संभावना दिखाई देती है या नहीं। महाराष्ट्र में उसने किया। महाराष्ट्र में जो है 6 सीटें खाली हो रही हैं राज्यसभा की। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतने की स्थिति में है स्पष्ट रूप से। शिवसेना 1 सीट, कांग्रेस 1 सीट और एनसीपी 1 सीट। आखिरी सीट के लिए जो सरप्लस वोट हैं वो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के पास ज़्यादा हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया है, क्योंकि शिवसेना ने 2 उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। तो 2 उम्मीदवार शिवसेना के, एक एनसीपी और एक कांग्रेस का। कांग्रेस ने टिकट दिया है इमरान प्रतापगढ़ी को, उत्तर प्रदेश के हैं ये, तुकबंदी करने वाले शायर हैं जो प्रियंका वाड्रा के बहुत करीबी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनका खूब इस्तेमाल किया उन्होंने। ये 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे मुरादाबाद से और ज़मानत जब्त हो गई थी। इतने बड़े, इतने जनाधार वाले नेता हैं। इनको जो है महाराष्ट्र से राज्यसभा में लाने की कोशिश हो रही है और महाराष्ट्र के मुकुल वासनिक को राजस्थान भेज दिया गया। अब आप इससे समझिए, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में जो 10 सीटों की घोषणा हुई है, 3 ऐसे नेता हैं जिनको रिपीट किया जा रहा है। पी चिदम्बरम, तमिलनाडु से डीएमके से समझौता हुआ था कि एक राज्यसभा की सीट डीएमके देगी कांग्रेस को, उसके तहत पी चिदम्बरम आ रहे हैं। विवेक तनखा जो है वो मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पार्टी 1 सीट आराम से जीतने की स्थिति में है, उनको रिपीट किया जा रहा है। और तीसरे उम्मीदवार हैं जयराम रमेश, जो कर्नाटक से, जिनको नॉमिनेट किया गया। कर्नाटक की इकाई में भारी विद्रोह है।
उनका कहना है कि ये कभी कर्नाटक के मामलों को उठाते नहीं, कर्नाटक के बारे में कुछ बोलते नहीं, इनको फिर से राज्यसभा भेजने का कोई अर्थ नहीं है, किसी स्थानीय को भेजना चाहिए। 4 राज्य ऐसे हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक, जहां कांग्रेस पार्टी ने बाहरी उम्मीदवार तय किया प्रदेश के बाहर। राजस्थान से 3 सीटें, 3 की तीनों जो है वो कांग्रेस पार्टी ने बाहर के लोगों को दी है। बाहर के लोगों में रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी और मुकुल वासनिक, तीनों बाहर से आए हैं। इसी तरह से जो है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला उत्तर प्रदेश के हैं, रंजीत रंजन बिहार से, उनको दिया गया है। किसी स्थानीय नेता को, अब आप देखिए जहां पार्टी का वजूद है, संगठन है, वहां किसी स्थानीय नेता को नहीं दिया गया टिकट। राजस्थान, छत्तीसगढ़ 2 ही सरकारें बची हैं कांग्रेस की, और दोनों जगह से 5 राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं, और 5 में से 1 भी टिकट स्थानीय लोगों को नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि बंटवारा हो गया है, परिवार में बंटवारा हुआ है राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच में। कम से कम 3 सीटें स्पष्ट रूप से जो है वो प्रियंका वाड्रा के कहने से या उनके प्रभाव से दी गई हैं। एक इमरान प्रतापगढ़ी, राजीव शुक्ला, अजय माकन को हरियाणा से टिकट दिया गया है। तो हरियाणा से भी एक और राज्य जोड़ लीजिए, हरियाणा से भी बाहर के व्यक्ति को टिकट दिया गया है। तो इसलिए इन राज्यों में जहां कांग्रेस मजबूत है, हरियाणा में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है, मतलब नंबर 2 पर है, इसके बावजूद बाहरी उम्मीदवार को उतारा गया है, और वहाँ पार्टी में जो संतोष है उसका फ़ायदा उठा सकती है भारतीय जनता पार्टी, अगर चाहे तो। पार्टी चाहेगी कि नहीं चाहेगी मुझे मालूम नहीं। कांग्रेस के G23 के जो सदस्य थे उनमें से विवेक तन्खा को राज्यसभा में भेजा जा रहा है, लेकिन विवेक तन्खा कमलनाथ के नॉमिनी है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नॉमिनी है। ये केंद्रीय पार्टी ने, मतलब ये गांधी परिवार ने नहीं तय किया है। जो 3 लोग रिपीट हो रहे हैं, पी चिदम्बरम और विवेक तन्खा और जयराम रमेश, तो चिदम्बरम और जयराम रमेश को आप समझिए कि वो सोनिया गांधी के कोटे से हैं, बाकी राहुल गांधी के कोटे वाले हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पार्टी में बंटवारा हो गया है परिवार के तीनों सदस्यों के बीच में। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बाहरी लोगों को सारे टिकट देने का मतलब है कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही है, गांधी परिवार ये मानकर चल रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है। इसलिए इस समय जो भी हासिल कर सकते हैं, जो ले सकते हैं वो ले लें। इनमें से 90% लोग परिवार के भक्त हैं, यानी वफादारी को इनाम दिया गया है। पार्टी में जनाधार, योग्यता, इन सब बातों को ताक पर रख दिया गया ऐसे समय में जब पार्टी की नैया डूब रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस में हो क्या रहा है, कांग्रेस किस तरफ जा रही है। एक राज्य की बात करना ज़रूरी है और वो है बिहार। बिहार में नीतीश कुमार, मैंने पहले ही कहा था कि वो RCP सिंह को टिकट नहीं देना चाहते, वो उनको सबक सिखाना चाहते थे कि वो भाजपा के करीब चले गए। वो ये बताना चाहते थे पार्टी में और पार्टी के बाहर कि जनता दल यूनाइटेड के असली बॉस वही हैं, वो जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन ये बात इतनी सीधी और इतनी सीमित नहीं है। ये केवल ऐसा मामला नहीं है कि RCP से नाराज़ हो गए, कि वो BJP के करीब चले गए, मंत्री बन गए, इसलिए उनकी नाराज़गी की वजह से उनको राज्यसभा में भेजा नहीं दोबारा। उनके राज्यसभा में नहीं जाने का मतलब RCP के कि अब वो मंत्री नहीं रहेंगे। ये नीतीश कुमार की बहुत सोची समझी चाल है। बिना औपचारिक रूप से इसकी घोषणा किए कि वो केंद्र सरकार से हट रहे हैं या केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर जा रही है उनकी पार्टी, ये घोषणा किए बिना ये काम उन्होंने कर लिया। अब JDU का कोई प्रतिनिधि जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं रहेगा। तो ये नीतीश कुमार का एक अगला कदम है। देखिए, एक एक करके छोटे छोटे कदम रख रहे हैं वो इस गठबंधन से, NDA से बाहर जाने का। तो आप मान कर चलिए कि नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा दिन तक इस गठबंधन में रहेंगे नहीं। और उन्होंने जिस तरह से एक तरह कहिए अपने केंद्रीय मंत्री को अपमानित किया है, वो चाहते तो पहले उनसे कह देते कि भाई हम आपको टिकट नहीं दे रहे हैं, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, वो एक अलग बात होती है।
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि इनको मालूम होना चाहिए, जब अपमान होगा तब इनको पता चलेगा कि नेता कौन है। तो उनको दूसरी उम्मीद जो थी, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि शायद हो सकता है बीजेपी फिर तैयार हो जाए कि अपने कोटे की एक सीट बीजेपी दे दे जेडीयू को, और उससे फिर उनको भेजने पर वो सहमत हो जाएं। वैसा हुआ नहीं। तो नीतीश कुमार का अगला कदम है एनडीए से बाहर जाना, और उसके लिए बहाना तलाश रहे हैं। उसके लिए उनको मुद्दा मिल गया है। मुद्दा है जातीय जनगणना। इसी मुद्दे को वो जो है वो इशू बनाकर इसी इशू को प्रेसिपिटेट करेंगे और आखिर में गठबंधन से बाहर निकलने का रास्ता बनाएंगे। तो ये उसकी तैयारी आप देखिए, जिस तरह से वो ऑल पार्टी मीटिंग अभी उन्होंने की है, उसमें जो बातें कही हैं, उससे पहले जो उनके कदम थे, उन सब को देखते हुए आपको ये समझ में आएगा कि नीतीश कुमार बाहर जाने के लिए तैयार हैं। तो ये जो राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, बाइनियल द्विवार्षिक चुनाव, इनके बाद देश की राजनीति में बदलाव आने वाला है। पॉलिटिकल अलाइनमेंट बदलने वाला है। अब उसमें समय कितना लगेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये होगा ज़रूर। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में टिकट का बंटवारा हुआ है, कांग्रेस में विद्रोह होना तय है। छोटे स्तर पर होगा, बड़े स्तर पर होगा, पता नहीं। शुरुआत कर दी है कर्नाटक के एच.एन. चंद्रशेखर ने। उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया जयराम रमेश को नॉमिनेट किए जाने के विरोध में। और ये नज़ारा आपको हरियाणा में भी दिखेगा, ये नज़ारा आपको राजस्थान में भी दिख सकता है, ये नज़ारा आपको छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी दिख सकता है। लेकिन जेएमएम से जो उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को, वो पूरी नहीं हुई। हेमंत सोरेन कहते रहे कि ज्वाइंट कैंडिडेट होगा, कांग्रेस की मर्ज़ी से होगा, बात करके होगा, सोनिया गांधी से मिले भी। उसके बाद उन्होंने सोमवार को देर शाम घोषणा कर दी अपने कैंडिडेट की कि जेएमएम का कैंडिडेट राज्यसभा में जाएगा। तो कांग्रेस एक सीट और जो पाने की उम्मीद में थी वो तो कम हो गई। लेकिन अगर बीजेपी अपने कार्ड सही तरीके से खेले, बीजेपी अगर इस पर उतर आए, तो वो कांग्रेस की और सीटें घटा सकती है, कांग्रेस को और मुश्किल में डाल सकती है, और कम से कम कपिल सिब्बल के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी में कपिल सिब्बल को पूछने वाला कोई नहीं है। उनका समाजवादी पार्टी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, न उनके विधायकों का लेना देना है। विधायकों को पता है कि कपिल सिब्बल कभी उनके काम नहीं आने वाले हैं और उनसे कोई उनका राजनीतिक फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए मौका है, मौके का फ़ायदा उठाएगी बीजेपी, नहीं उठाएगी पता नहीं, मालूम हो जाएगा। आज आखिरी तारीख है, आज जो नॉमिनेशन होंगे उनसे बहुत स्पष्ट हो जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।